हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का 8वां चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। इसमें आपको 5वां हेडिंग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझाया जा रहा था। आइए देखते हैं प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना और कार्यविधि के बारे में। पहला कोशिका अंगक हम शुरू कर रहे हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ध्यान से आप समझें सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कोशिका झिल्ली होती क्या है। तो वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली का विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, किससे बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जानकारी जो है हमें 1950 के बाद हुआ, क्योंकि 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजा गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजी गई तो उससे जो है कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना की हमें जानकारी मिली। ठीक है, इसी बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। ठीक है, तो जीव द्रव्य झिल्ली कैसी होती है इसका अनुमान जो है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकीय झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद पता चला। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन की विस्तृत संरचना हमें 1950 के बाद मिला, क्योंकि 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजी गई। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। ठीक है, आइए उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो अध्ययन के बाद यह जानकारी हुई कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वह लिपिड की बनी होती है जो दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और यह जो है दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। लिपिड जो होते हैं वे झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, जिसकी कितने सतह होती हैं? दो सतह होती हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड की जो झिल्ली है इसके अंदर लिपिड जो है वो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है और जल भीरू पुच्छ जो होता है वह सिरा अंदर की ओर होता है। ठीक है, फिगर देखें ध्यान से। यह फिगर है आपका कोशिका झिल्ली का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें लिपिड बाई लेयर है। इसका लिपिड के दो लेयर हैं, लिपिड बाई लेयर, दो परत है लिपिड की। बाहर वाला जो लिपिड की परत है, जो बाहर वाली परत है वह जो है ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, और अंदर वाला जो परत होता है वह जल से भीगने वाला होता है, जल भीरू टेल होता है। ठीक है, तो पिछला हिस्सा जो है टेल है वह जल से भीगने वाला होता है, जल भीरू टेल कहते हैं इसको, और आगे वाला जो हिस्सा होता है वह ध्रुवीय होता है, जिसे ध्रुवीय सिरा कहते हैं। तो लिपिड के ये बाई लेयर हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है आप देखें यह बाहर की तरफ प्रोटीन है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ जो है प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ गए हुए हैं, आप देख रहे हैं। यह प्रोटीन के ऊपर है, देखें शुगर, शुगर जो है इससे सटे हुए हैं, शुगर। ठीक है, यह आपकी प्रोटीन हो गई जो बाहर भी है और अंदर भी है। बीच बीच में देखें यह आपका कोलेस्ट्रॉल है, यह कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है। यह लेयर जो है क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल है, जो बीच बीच में आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। यह प्रोटीन देखें, यह झिल्ली में है, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो यह जो है जानकारी हमें मिली कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अध्ययन के बाद हमें पता चला कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड की बनी होती है, और यह लिपिड कितने सतह में होते हैं, 2 सतह में। तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। लिपिड कहाँ होता है, झिल्ली के अंदर होता है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है और जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई अध्रुवीय टेल है, पुच्छ है, वह जलीय वातावरण से क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। तो कोशिका झिल्ली में जो लिपिड घटक पाए जाते हैं वे फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। ठीक है, तो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि कोशिका झिल्ली के बारे में जो भी जानकारी मिली हमें वह 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद हुई। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। ठीक है, इसी बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, और जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड जो है झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। लिपिड कहाँ होता है, झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। ठीक है, लिपिड का जो ध्रुवीय सिरा होता है वह बाहर की ओर होता है। जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है और जो अध्रुवीय सिरा होता है वह जल भीरु पुच्छ होता है, वह अंदर की ओर होता है। ठीक है, लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक जो हैं वे क्या होते हैं, फास्फोग्लिसराइड्स के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक हैं वे किसके बने होते हैं, फास्फोग्लिसराइड्स के बने होते हैं। ठीक है, बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, पहले जो है जानकारी नहीं थी, पहले यह केवल जानकारी थी कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात क्या होगा, यह अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे मनुष्य की रुधिराणु, ठीक है, लाल रुधिर कणिका की बात हो रही है, इरिथ्रोसाइट। मनुष्य की रुधिराणु अर्थात इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है।
जैसे कि मनुष्य की रुधिराणु अगर लिया जाए एरिथ्रोसाइट, तो इसकी झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर, ठीक है, झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधि प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहेंगे इनको? परिधि प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और अंगभूत प्रोटीन। परिधि प्रोटीन जो है वह झिल्ली की सतह पर होता है। ठीक है, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वे कहाँ होते हैं? झिल्ली की सतह पे होते हैं, जबकि जो अंगभूत प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, वे आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। ठीक है, आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे रहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है, जिन्हें अंगभूत प्रोटीन कहते हैं, वे झिल्ली में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं, जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, परिधि प्रोटीन होते हैं, वे झिल्ली की सतह पर होते हैं। ठीक है, तो पहले जो है यह माना जाता था कि कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड जो घटक होते हैं वे फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लेकिन बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग कोशिकाओं में इनका अनुपात क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड मिलता है। ठीक है, अब जो झिल्ली में प्रोटीन होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक सतह पर होते हैं और एक अंगभूत होते हैं, अर्थात झिल्ली में धसे होते हैं। तो झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अंगभूत प्रोटीन और परिधि प्रोटीन। परिधि प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो एडवांस स्ट्रक्चर था, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद हमें जानकारी मिली, कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में जो उन्नत नमूना पेश किया गया वह 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे ठीक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अर्थात तरल क्रमिक नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तरल क्रमिक नमूना जो है वह सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में, जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें फिगर आप देख सकते हैं, यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फिगर है जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 तरह के प्रोटीन हैं। एक प्रोटीन झिल्ली में है जिसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, एक प्रोटीन बाहर है प्रोटीन, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल प्रोटीन कहेंगे, बाह्य प्रोटीन। यह देखें बाहर की तरफ प्रोटीन है, और एक झिल्ली में है जिसे इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, यह प्रोटीन से यह शुगर आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, शुगर। बीच बीच में आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल है, यह कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं। लिपिड जो है वह बाई लेयर का है, यह 2 लेयर का आप लिपिड देख रहे हैं, बाई लेयर है।
जो ध्रुवीय सिरा होता है बाहर की तरफ होता है, अध्रुवीय सिरा जो है अंदर की तरफ होता है, जो जल से भी ठीक है भीगने वाला सिरा होता है। तो यह मॉडल जो है निकोलसन और सेंगर के द्वारा दिया गया था 1972 में। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का उन्नत जो नमूना है वह 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमिक नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरली प्रकृति के कारण, ठीक है, लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है, अर्ध तरली होता है। ठीक है, लिपिड के अर्ध तरली प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ठीक है, जो आपका लिपिड का बाई लेयर है उसमें प्रोटीन जो है वह पार्श्विक गति करता है। क्यों करता है, क्योंकि लिपिड के जो प्रकृति होती है लिपिड का वह अर्ध तरली होता है। ठीक है, तो लिपिड के अर्ध तरली प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ठीक है, यह द्वि सतह किसका बना होता है, बाई लेयर, यह लिपिड का बना होता है। और यह लिपिड की नेचर कैसा होता है, अर्ध तरली प्रकृति होता है, जिसके कारण प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। ठीक है, झिल्ली के भीतर प्रोटीन की गति करने की जो क्षमता है वह उसकी तरलता पर निर्भर करता है कि लिपिड जो है कितना तरल है, वह निर्धारित करेगा प्रोटीन के पार्श्विक गति को। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमिक नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जिसको फिगर में आपने देखा। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरली प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता जो है उसकी तरलता पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखें, इसी फिगर की चर्चा हो रही थी। जीव द्रव्य झिल्ली का तरल कृमिर नमूना, जीव द्रव्य झिल्ली का तरल कृमिर नमूना जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं यह जो है आपका प्रोटीन है, बाय प्रोटीन, और यह है इंटीग्रल प्रोटीन जो झिल्ली में है और यह बाहर की तरफ निकला हुआ है। इससे यह देखें शुगर जुड़ा हुआ है, शर्करा यह जुड़ा हुआ है। इसमें देखें कोलेस्ट्रॉल है, यह आपके कोलेस्ट्रॉल दिख रहे हैं। यह दो लेयर है आपके लिपिड का, लिपिड द्विक स्तर, लिपिड का दो स्तर है। ठीक है, इस लिपिड के दो स्तर का तरल जो रूप है, अर्ध तरली प्रकृति है, इसी के कारण जो यह प्रोटीन है यह मूवमेंट करता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से, झिल्ली की तरली प्रकृति। ठीक है, यह झिल्ली का जो तरल प्रकृति है, झिल्ली की तरली प्रकृति, इसके कार्य जैसे कि कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकी संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंत कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो झिल्ली का जो तरल नेचर है, जो लिक्विड प्रॉपर्टी है, लिक्विड नेचर है, यह इसके लिए महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से, कोशिका वृद्धि की दृष्टि से, अंतर कोशिकी संयोजन के निर्माण की दृष्टि से, श्रवण की दृष्टि से, अंतर कोशिक की दृष्टि से, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से झिल्ली की तरल प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह कि
इससे अणुओं का परिवहन होता है। जीव द्रव्य झिल्ली से क्या होता है? अणुओं का परिवहन होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इसी झिल्ली से होकर अंदर या बाहर अणु जो हैं मूवमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल जो हैं मूवमेंट करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। ठीक है, यह जो सेल मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, यह दोनों तरफ अंदर और बाहर, ठीक है, जो अणु हैं उनके लिए चयनित पारगम्य है। ठीक है, यह सभी अणुओं को अंदर बाहर जाने नहीं देगी, यह उनका चयन करेगी। ठीक है, जिनको अंदर बाहर आ जा सकते हैं वही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी अणु जो हैं इस झिल्ली के अंदर बाहर आ जा नहीं सकते हैं। इसलिए इस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। ठीक है, कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर जाते हैं। ठीक है, कुछ अणु ऐसे होते हैं जो बिना ऊर्जा खर्च किए हुए इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, इसे निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। ठीक है, ऐसे परिवहन को क्या कहेंगे? निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। तो कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। ठीक है, तो जो उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली की से होकर जाते हैं। तो साधारण सिंपल डिफ्यूजन द्वारा मूवमेंट होगा, इस झिल्ली से आर पार जो है मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे, अणुगति करेंगे, किधर जाएंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, साधारण विसरण के द्वारा इस झिल्ली से होगा। ठीक है, उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, तो जल भी जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इस झिल्ली से होकर गति करता है। विसरण, विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। डिफ्यूजन के द्वारा जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्रुवीय अणुओं के मूवमेंट के लिए, ध्रुवीय अणुओं के झिल्ली से इस पार उस पार जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो झिल्ली पर पाए जाते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, ध्रुवीय अणु जो हैं वे लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, अध्रुवीय लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो इन्हें जाने के लिए झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है ध्रुवीय अणु को जाने के लिए झिल्ली से होकर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि
झिल्ली की तरली प्रकृति जो है वह इसके कार्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। झिल्ली की तरली प्रकृति इसके कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि कोशिका वृद्धि, अंतरकोश की संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतरकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है। चूंकि ध्रुवीय अणु जो हैं वे अध्रुवीय लिपिड द्वि स्तर से होकर नहीं जा सकते हैं, अतः उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत अर्थात निम्न से उच्च सांद्रता की ओर भी होता है। उल्टा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होना चाहिए, लेकिन कुछ आयन या अणु का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के रूप में एटीपी का उपयोग होता है। ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा खर्च करके सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति होती है, जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, जो सक्रिय परिवहन है जिसमें ऊर्जा खर्च होता है। ठीक है। तो कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। इस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।